नमस्कार, 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के अहम बड़ी सुर्खियों पर। राष्ट्रीय पंचायती सम्मेलन जम्मू के पल्ली गांव से देश की 700 पंचायतों को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 24 अप्रैल को होगा ये कार्यक्रम। चिनैनी में एक आज हुआ बड़ा हादसा। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर चढ़ा ट्रक, 3 की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। मेरा अस्पताल पोर्टल पर जम्मू कश्मीर सरकार मरीजों से फोन कर पूछेगी कैसे मिल रही हैं सेवाएं, अधिकारियों की जिम्मेदारी हुई तय। जम्मू कश्मीर में अप्रैल के पहले सप्ताह में ही बिजली संकट, उद्योगों में 3-3 घंटे की होगी कटौती, सरकार की तरफ से आदेश हुआ जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर 24 अप्रैल को जम्मू संभाग के सांबा जिले के पल्ली गांव में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने जा रहे राष्ट्रीय पंचायती सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार जुट गई है। प्रधानमंत्री पल्ली गांव से वर्चुअल देश के विभिन्न राज्यों की 700 पंचायतों को संबोधित करेंगे। लाभकारी योजनाओं में पीएम किसान फसल योजना, आधार जनधन योजना, अटल पेंशन, समग्र शिक्षा, वन नेशन वन राशन कार्ड, बैंकिंग, हर गांव हरियाली गोल्डन कार्ड, पीएम केयर, जल जीवन मिशन, युवा क्लबों, आपकी जमीन आपकी निगरानी, श्रमिक कार्ड के बारे में खुलकर जानकारी देंगे। उधमपुर के चिनैनी क्षेत्र में आज सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां पानी की समस्या को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ट्रक चढ़ गया। इस दौरान ट्रक ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि हादसे में फिलहाल खबर लिखे जाने तक 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जो थे वो घायल हो गए थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल भेजा गया। मौके पर सभी लोग जमा हो गए थे। तनाव की स्थिति बनी हुई थी। वहीं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी लोगों को समझाने का भी प्रयास कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रक हादसे से करीब 1.5 किलोमीटर जो है आगे जाकर ट्रक रुका। इस दौरान ट्रक के टायरों में भी आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया, आग बुझाने में सफलता हासिल की। उधर हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां घायलों का इलाज अभी भी जारी है। अब सरकारी अस्पतालों में लाखों रुपए का वेतन पाने वाले चिकित्सा कर्मी अब ड्यूटी के प्रति सुस्ती या गैर रवैया दिखाते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा स्टाफ की सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार सीधे निगरानी करेगी। मेरा अस्पताल नामक एक पोर्टल के माध्यम से ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों का डेटा लिया जाएगा और इनमें उनका नाम और मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। इसके बाद केंद्र जो है सीधे मरीज से मोबाइल, व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से संवाद करके अस्पताल से मिली चिकित्सा सुविधाओं पर फीडबैक लिया जाएगा और इस फीडबैक में जो है नकारात्मक प्रदर्शन दिखाने पर संबंधित स्टाफ पर अनुशासनिक कार्रवाई प्रावधान के साथ सेवा वितरण में सुधार लाया जाएगा। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधा के बारे में सरकार सीधे मरीजों से ही जानेगी। इसके लिए मेरा अस्पताल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके तहत ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे हैं और इसके बाद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास इस रिपोर्ट को भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी के बीच बिजली मांग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अप्रैल के पहले सप्ताह की अगर बात करें तो अप्रैल के पहले सप्ताह में ही प्रदेश में गंभीर बिजली संकट पैदा हो गया है। जम्मू कश्मीर में हर रोज 3100 मेगावाट बिजली की मांग है और इसके विपरीत जो है प्रदेश में 1937 मेगावाट ही उपलब्ध हो सकी। इसमें उत्तरी ग्रिड से ओवरड्रॉ की गई 400 मेगावाट बिजली भी शामिल है। संकट से निपटने के लिए सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में 3-3 घंटे की बिजली कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। जम्मू में सुबह 6 से 9 बजे और सांबा, कठुआ, उधमपुर में शाम 5 से रात 8 बजे तक औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली कटौती होगी और आने वाले समय में गर्मी बढ़ने के संकट के साथ जो है बिजली और गहराने के आसार है।
जम्मू कश्मीर एकजुट पार्टी की तरफ से बिजनौर क्षेत्र में शुक्रवार को हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार से मांग की गई कि जम्मू संभाग में गैर कानूनी तरीके के साथ रहने वाले बांग्लादेशियों तथा रोहिंग्यों को बाहर निकाला जाए। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि जम्मू संभाग में गैर कानूनी तरीके के साथ रहने वाले इन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है और इनका कोई रिकॉर्ड तक भी नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द लेकर इस पर ठोस कदम उठाए। नमस्कार, मैं अजय सिंह सानी, प्रेसिडेंट एकजुट युवा संगठन। आज हमारी युवा इकाई ने जिस तरह बिश्नाह में हस्ताक्षर अभियान चलाया है, हम बताना चाहते हैं कि इस हमारी शुरुआत में ही जब हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था तो उस वक्त हमें बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मिली कि यहाँ पर जो भटिंडी है और जो चौथे पुल की तरफ जो रास्ता जाता है नीचे, वहाँ पर ताज मोइनुद्दीन की जो एक कोठी है वहाँ से 220 कनाल लैंड वहाँ से रिकवर की गई और भटिंडी में जो डिमोलिशिंग ड्राइव चलाई गई। तो हम कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह एनक्रोचर्स आज यहाँ बैठे हुए हैं और साथ ही साथ जिस तरह आज ये रोहिंग्यास हमारे लिए एक नासूर बने हुए हैं, एकजुट जम्मू की ये एक तरह की एक मांग रही है कि इनको हम बिल्कुल भी जम्मू में बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जम्मू की हवा में जहर घोलने वाले लोगों को जम्मू के खंड मिठे लोग डोगरे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लैंड जिहाद की अगर बात की जाए तो एनक्रोचमेंट अगर दिन ब दिन जिस तरह बढ़ती जाएगी तो उसी तरह जो सिचुएशन कश्मीर में 1990 में हुई थी वही दौर वापस जम्मू में ना आ जाए, इसके लिए भी कड़ा एक काम, बहुत बड़ी एक लड़ाई अंकुश शर्मा जी ने लड़ी है रोशनी एक्ट के माध्यम से, जिसको रोशनी स्कैम में तब्दील करके उन्होंने लोगों के सामने लोगों की आंखें खोली कि किस तरह जम्मू की डेमोग्राफी चेंज की जा रही थी और जम्मू की हालात जो हैं वो बिल्कुल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। तो एकजुट जम्मू ये मानता है कि जम्मू के जो कोर इश्यूज हैं, जो बेसिक इश्यूज हैं जिन पे सबको बोलना चाहिए, आज जो बाहर की दिल्ली से उठकर पार्टीज यहां जम्मू में आ रही हैं वो जम्मू के जो बेसिक इश्यूज हैं उन पर बात नहीं कर रही है और फ्री की राजनीति से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा साफ तौर पर यही कहना है कि लोगों को आप आलसी ना बनाएं, यहां पर फ्री की राजनीति ना करें। जो बेसिक इश्यूज हैं उन पर अगर आप में दम है तो आप उन पर बोल के दिखाएं, जिस तरह लैंड जिहाद, अपने अल्पसंख्यक की बात करनी हो, उनके माइनॉरिटीज बेनिफिट्स की, और साथ ही साथ जिस तरह 2018 का ऑर्डर जो जम्मू के अंकुश शर्मा जी ने ध्वस्त करवाया था, उस तरह के जो इश्यूज हैं जहां आज जम्मू की सर्वाइवल रेजिस्टेंस की लड़ाई है उस पर डिलीवरी करने का वक्त है। तो फ्री की राजनीति छोड़कर अगर आप लोग ये स्टैंड ले सकते हैं कि जम्मू के कोर इश्यूज पर बात करनी है तो आप लोगों को लोग एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा आप लोग ये रोजना राजनीति जो आप कर रहे हैं फ्री की, इससे लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। और यही हम कहना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में जिस तरह 43 के 43 सीटों पर जो जम्मू खड़ा है और जम्मू के इश्यूज को देख रहा है, तो हमारा ये आग्रह है लोगों से कि लोग बढ़ चढ़कर एकजुट जम्मू को सपोर्ट करें। जम्मू प्रेस क्लब के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके के साथ हुए। पत्रकारिता के क्षेत्र के साथ जुड़े लोगों द्वारा मतदान किया गया। बार एसोसिएशन जम्मू के प्रधान मोहिंदर भारद्वाज की अध्यक्षता में ये चुनाव प्रक्रिया हुई। वहीं जम्मू के मौजूदा प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके के साथ ये चुनाव प्रक्रिया आज संपन्न हुई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए थे। जी, प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर, और बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनकी निगरानी में हो रहे हैं, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर है महेंद्र भारद्वाज जी, एक इंडिपेंडेंट आदमी है, उनके साथ 4-5 वकील और हैं और एक जर्नलिस्ट है संजीत खजूरिया, जो कि डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ रिटायर हुआ है और पिछले 5 साल से वो लगातार इलेक्शन करवा रहे हैं। और मुझे लगता है कि शाम तक चुनाव का रिज़ल्ट आ जाएगा और नए कैंडिडेट आए हैं और 2-3 पैनल बने हैं, एक इंडिपेंडेंट भी हैं। और बड़ा अच्छा है कि लोग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट आए, कि ना कि ब्लैकमेलर जर्नलिस्ट आए। ब्लैकमेलर जर्नलिस्ट को यहाँ पर कोई जगह नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपना प्रोफेशन छोड़ के और ये काम पकड़ के और ये करना चाहते हैं। इस तरह का जो है प्रेस क्लब कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ना प्रेस क्लब में इस तरह के लोगों को आने दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी सोशल मीडिया में बोल रहे हैं काफ़ी, और मैं चाहता था एज ए प्रेसिडेंट इसका रिबर्ट करना, बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे शोभा नहीं देता है। और मैं उनको जाना चाहता हूँ कि जो लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं शायद वो तब पैदा भी नहीं हुए थे, और जब ये प्रेस क्लब हमने किस तरह से खून पसीने से बनाया है, और हम ये प्रेस क्लब उन लोगों के हाथ में नहीं देना चाहते हैं कि जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है और आप अब एलिगेशन लगा रहे हो।
आपको पता है कि 2-3 साल से जो जम्मू कश्मीर के डिस्टर्ब रहा है, यहाँ पर 2 साल से कोविड चल रहा था, क्लब बिल्कुल बंद था। और उसके बाद 2019 का जो एरिया था, जो उस वक़्त जो था वो 370-35A में पूरा कश्मीर बंद था। और उन लोगों को मैं ये भी बता दूं जो इस तरह की बदतमीज़ी बोल रहे हैं और जिस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं, उनका जवाब दिया जाएगा। प्रेस क्लब उसका जवाब देगा, चुनाव के बाद देगा, उनको बड़ा अच्छा जवाब देगा। और उनको ये नहीं पता है कि ये प्रेस क्लब जम्मू जो है ये पहला क्लब है जम्मू कश्मीर का। और वहाँ पर जो है इसमें कश्मीर के मेंबर भी हैं, इसमें लद्दाख के भी हैं, इसमें पुंछ राजौरी के भी हैं। सब एरिया डिस्टर्ब था और इस दौरान सब लोगों से कंसेंट लेनी पड़ती है कि चुनाव करवाया जाए तो कब करवाया जाए। तो अभी इस तरह से माहौल ठीक हुआ है, कोविड ख़त्म हुआ है और हमने एकदम उसके साथ प्रोसेस किया है। ये एक दिन का खेल नहीं है, पिछले 3 महीने से इसका प्रोसेस चलता है। स्टाफ को अलर्ट करना पड़ता है, स्टाफ लिस्टें बनाता है, फिर नोटिफिकेशन निकलती है, रिटर्निंग ऑफिसर जो है नियुक्त होता है। देखिए, प्रेस क्लब के आज चुनाव हो रहे हैं और जर्नलिस्ट मेंबर जो हैं बढ़ चढ़कर चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों की जो है उम्मीद है कि अच्छे फेस, अच्छे जर्नलिस्ट आगे आने चाहिए। और ये चुनाव जो होता है बिल्कुल पूरे तरीके से निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर चुनाव है। और ख़ास तौर पे ये एक पढ़ी लिखी कौम है, पत्रकार जो होते हैं एक पढ़ी लिखी बरादरी होती है और इसमें बिल्कुल एक जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं लोग। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब चुनाव हुए बहुत अच्छे से चुनाव हो रहा है। जर्नलिस्ट मेंबर बड़े अच्छे से यहाँ पर जो है वोट कर रहे हैं। मैं खुद एक कंटेस्टेंट कैंडिडेट हूँ और पिछली कमेटी में भी मैं एक हिस्सा था। और हमने एक चीज़ देखी है, ये बहुत पुरानी रिवायत है कि एक बड़े अच्छे तरीके से प्रेस क्लब के चुनाव हमेशा से होते हैं और जो भी कमेटी चुन के आती है बड़े अच्छे तरीके से आती है। बाकी जिस तरह से लोगों ने कुछ ओछी राजनीति इसके ऊपर की, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें लिखी, हालांकि उसको मैं बिल्कुल पूरी तरह से, हर पत्रकार उसको कंडेम करता है जो एक रियल जर्नलिस्ट है, जो एक बोनाफाइड जर्नलिस्ट है, जिसका ब्रेड एंड बटर पत्रकारिता से चल रहा है। उसको ये भी पता होता है कि कंटेस्टेंट कैंडिडेट कौन है, पत्रकार कौन है और कौन आदमी है जो कि सही तरीके से प्रेस क्लब को चला सकता है। और प्रेस क्लब एक पत्रकारों का क्लब है, ये कोई एसोसिएशन या यूनियन नहीं है। तो इस हिसाब से ही कुल मिलाकर जो आज चुनाव हो रहा है बड़ा अच्छे से चल रहा है और लोग निकल रहे हैं घर से वोट करने के लिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ट्रेड यूनियन की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की गई कि कुछ दिन पहले कश्मीर के जिन लोगों के हाउस बोट आगजनी के कारण नष्ट हो गए थे, उन लोगों को सरकार की तरफ से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए तथा उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए ताकि ये लोग फिर से अपने काम को चला सके। यूनियन के प्रधान एजाज काजमी ने कहा कि दुख की बात है कि अभी तक सरकार द्वारा इन लोगों की कोई सुध तक नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि उस समय कोई भी आग पर काबू पाने वाला दस्ता भी वहां तक नहीं पहुंचा था। विंग है अपनी पार्टी का, जो कि 4 तारीख रात को 2 बजे कश्मीर में जो ट्रेडर हाउस बोट के जिनके हाउस बोट जल गए, 7 हाउस बोट जल गए, उन्होंने हाउस बोट की परवाह ना करते हुए लोगों को पहले बाहर निकाला। उसके बाद उन्होंने अपने हाउस बोट को बचाने की कोशिश की। तब तक वो 7 हाउस बोट जो थे वो ज़मीन दोज़ हो चुके थे। और वहाँ पे सबसे बड़ी बदकिस्मती इस चीज़ की है कि वहाँ पे फायर फाइटर ही नहीं था। करोड़ों रुपए के हाउस बोट जल गए हैं मगर वहाँ पे फायर फाइटर ही नहीं था। वो फायर फाइटर तब पहुँचा वहाँ पे जब ये सारे हाउस बोट जो हैं जल के खाक हो गए थे और उन लोगों को बेचारों को रहने के लिए जगह नहीं थी। और वो बेचारे अपने लोगों के पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए वहाँ पे। और वो उन लोगों को गवर्नमेंट ने सूझ तक नहीं ली कि आप लोगों को क्या किया जाए। हम अपनी पार्टी और अपनी ट्रेड यूनियन पार्टी ये अपील करती है गवर्नमेंट से कि उनको मुआवजा दिया जाए और उनको जितनी भी सहूलियत होती है वो दी जाए, बैंक से सहूलियत दी जाए ताकि वो अपना हाउस बोट जो है वो दोबारा बना सकें और फायर फाइटर की वहाँ पे सुविधा रखें। इसके साथ ही उन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाए कम से कम मिनिमम इंटरेस्ट के ऊपर ताकि वो अपना हाउस बोट दोबारा खड़ा करके अपना रोजी रोटी जो है वो कमा सकें। उसकी वजह से उन लोगों ने जो टूरिस्ट थे उनकी जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनको आंच तक नहीं आने दी, मगर अपना उन्होंने नुकसान करवाया क्योंकि वो बाहर के लोग टूरिस्ट थे। और किस वजह से आग लगी है
हमारा वहाँ पे अपनी ट्रेड यूनियन के वहाँ पे हाउस बोट ओनर एसोसिएशन के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा तो हमें यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और हमें आज तक उन्होंने फायर फाइटर यहाँ पे कोई नहीं रखा, हमें कोई सुविधा नहीं दे रही है गवर्नमेंट, और हमारी सूद भी नहीं ले रही है। हम अपनी पार्टी की तरफ से अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और उनको करोड़ों रुपया मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना बिजनेस दोबारा स्टैंड कर दें। दूसरा हमारा आज का मसला है कि हमारे जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए 12,000 डेली विज़र, पीडीडी के 12,000 डेली विज़र जो उन्होंने अनाउंस किए हैं, अभी तक उनका ऑर्डर नहीं हुआ है, खाली लॉलीपॉप है। जो लोग 31 मार्च जो हमारा अभी ख़त्म हुआ है, गवर्नमेंट ने सारे गरीबों को, बीपीएल लोगों को, सारे लोगों को इतना तंग किया है कि उनकी बिजली काट रहे थे, उनका किराए के लिए बिजलियाँ काट रहे, उनको हरास कर रहे थे। आज का जो हमारा मुद्दा है कि 4 तारीख को रात 2 बजे जो श्रीनगर में हाउस बोट गठित हुए हैं, उनके लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनको एक तो मुआवजा दिया जाए, उनको कंपनसेट किया जाए, उनको फैसिलिटी दी जाए कि बैंक से वो लोन लेके अपना हाउस बोट बना सकें, और वहाँ पे फायर फाइटर जो है वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे मुआवजा माहौल कराया जाए ताकि वो लोग जो हैं अपना ऐसी दोबारा घटना ना हो जिससे 7 हाउस बोट गठित हो गए हैं और उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट ने अभी तक उनकी सूद नहीं ली है। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था कि 12,000 डेली विज़र जो परमानेंट करेंगे, अभी तक उनको लॉलीपॉप दिया गया है, अभी तक वो परमानेंट नहीं हुए हैं और जो दिन रात बिजली चला रहे हैं। दूसरी बात, जो 61,000 डेली विज़र है, सबके लिए एक जैसा ऑर्डर निकालें ताकि ये रोज़ का जो सड़कों पे आना है ये ख़त्म हो जाए। दूसरी बात, ये बीपीएल लोग जो हैं अपने बिजली के किराए जो नहीं दे सकते, इनका किराया माफ़ किया जाए, और जो मीटरिंग जो कर रहे हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट क्वार्टरों पे मीटर लगाया जाए, गवर्नमेंट दफ्तरों में मीटर लगाया जाए, उसके बाद लोगों को तंग किया जाए। और तीसरी बात, ये स्कूल के लोगों ने जो धांधली मचाई हुई है कि जो स्कूल के लोग जो पेरेंट्स को मजबूर करते हैं कि हमारे वर्दी, कापियाँ, किताबें जो हैं वो यहाँ से लेनी है, वो कोई मजबूरी नहीं है। बाहर से जो चीज़ 2,000 में मिलती है वो 6-6 हज़ार में, 4-4 हज़ार में देते हैं। इसके लिए अपनी पार्टी सड़कों पे आएगी और मजम्मत करेगी प्राइवेट स्कूलों को लिए कि ऐसा मत करिए, उनको ये लो किया जाए। मैं गवर्नमेंट से, बोर्ड के डायरेक्टर से और ये चेयरमैन से अपील करता हूँ कि स्कूल वालों को ये बोला जाए कि पेरेंट्स कहाँ से भी वर्दी खरीदे। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि फ्रंट की तरफ से मांगों को लेकर 18 अप्रैल को राजभवन का घेराव किया जाएगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से उन्हें सरकार की तरफ से झूठे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा उनकी मांगें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं और इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, इसके बावजूद सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि 18 अप्रैल को हमने एलजी हाउस का घेराव का कार्यक्रम रखा है। इससे पहले हमने फरवरी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोठी का घेराव रखा था 21 तारीख को। 21 फरवरी को, 8 मार्च को हमने रविंद्र रैना जी की कोठी का घेराव रखा था। उसके बाद हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने का मौका मिला एलजी ऑफिस में, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो ये जायज़ डिमांडें हैं इस पर काम किया जाएगा। अफसोस 1 महीना होने के उपरांत आज तक वो स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। डेली बेजर पिछले 25 साल से अपने डिपार्टमेंट में फ्री में सेवा देते आ रहा है, तो हमारा जो गोल्डन पीरियड है वो ख़त्म हो गया। हमारे हक हुकूक मारे गए सारे, इसलिए अपने हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए 18 अप्रैल को डेली बेजर सारा इधर फिर इकट्ठा हो रहा है, जो कि एलजी हाउस का घेराव का कार्यक्रम रखा हुआ हमने। जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी ये प्रदर्शन, ये धरने प्रदर्शन घेराव जारी रहेंगे। इससे पहले कि गवर्नमेंट 17 अप्रैल से पहले हमारी जो जायज़ डिमांडें में उस पर बात करे और वो हमें रिलीफ दे, तब ये हमारा घेराव रुक सकता है, वरना इससे आगे बढ़ के जाएगा। ये हमारा पीसफुल प्रदर्शन रहेगा। पुंछ के बार एसोसिएशन के महासचिव एडवोकेट भानु प्रताप की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की गई कि जिला पुंछ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जल्द से जल्द स्थापित किया जाना चाहिए ताकि जिला में बढ़ती हुई बीमारियों पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन की तरफ से लोगों को जागरूक करने के मकसद से कई कार्यक्रम चलाए गए। इसके बाद सरकार ने जिला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाने को लेकर हरी झंडी देने के साथ साथ जगह का भी चयन किया।
लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद अभी तक ये परियोजना आधार में लटकी हुई है। उन्होंने कहा कि कूड़ा जो है खुली जगह पर फेंके जाने के कारण बीमारियों का खतरा वहाँ पर बढ़ने लगा है। आज से कुछ साल पहले हमने एक यहाँ पे बार एसोसिएशन पुंछ ने DLSA पुंछ के साथ मिलके यहाँ पे पूरे पुंछ की जितनी म्यूनसिपैलिटीज है वहाँ पे रैली निकाली और लोगों में एक जागरूकता लाई कि जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट है हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें। उसी के तहत जब हम आगे बढ़े इस अपनी मुहिम में तो पता चला कि हमारे पुंछ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है उसकी जब हमने रैलीज निकाली तब ये वहाँ पे पुंछ के लिए नहीं था, लेकिन बाद में काम करने के बाद गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बाद हमें पुंछ के लिए ये हमें एस्टैब्लिश करने की परमिशन मिलती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इवन आफ्टर सैंक्शनिंग दैट प्रोजेक्ट, इवन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लैंड आइडेंटिफाई की गई, उसके बाद निशानदेही के बाद भी आज भी ये जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट, ये जो एक एस्टैब्लिशमेंट का जो प्रोजेक्ट है ये अभी भी पुंछ में शुरू नहीं हो पाया है। मैं आपको बताता चलूं कि इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। जब हम कचरा खुले में जलाते हैं हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। आपने जैसे बताया कि पुंछ में देखिए जो हमारा मेन ब्रिज है उसके नीचे ये पूरा दरिया के साथ में गंदगी फेंकी जाती है, वही गंदगी पानी में ऐड होती है, वही फसलों में लगती है और हम लोग बीमारियों के शिकार होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जम्मू की तरफ से शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर के समक्ष आ रही समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के महासचिव ने कहा कि हर साल कॉन्ट्रैक्टर की जो कार्ड नवीनीकरण होते हैं उसके लिए संबंधित विभाग द्वारा कई औपचारिकताएं रख दी गई हैं और देश निकाला गया है। आज की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई गई थी। जो मेन प्रॉब्लम है वो हम सरकार से बताना चाहते हैं। जो उन्होंने रिन्यूअल का, हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स कार्ड के रिन्यूअल जो हर साल होती थी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसको रिन्यू कर देते थे, लेकिन R&B के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र जी ने ये एक ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर को चीफ इंजीनियर PWD ने इंडोर्स भी किया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर इस साल जो कार्ड रिन्यू होंगे वो A क्लास कार्ड जो है वो चीफ इंजीनियर रिन्यू करेंगे और बाकी के जो कार्ड हैं B, C, D वो सुपरटेंडिंग इंजीनियर रिन्यू करेंगे। और उसमें उन्होंने काफ़ी कंडीशंस रख दी हैं कि उसमें सुपरटेंडिंग इंजीनियर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्टिफिकेट देंगे, एफिडेविट लगेंगे और सबसे बड़ी बात जो है वो CBI इंक्वायरी होगी या CID इंक्वायरी होगी और उसके बाद SSP उनका करैक्टर सर्टिफिकेट देंगे। ये जो सारी फॉर्मेलिटीज़ थी ये एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये फॉर्मेलिटीज़ होती थी और हर साल अब इसको हमें करना है और रिन्यू होना है और ये ऑनलाइन रिन्यू होना है और ऑनलाइन रिन्यूअल में ये 3 से 4 महीने लग सकते हैं। सर्टिफिकेट इकट्ठे करने में हमारे काफ़ी समय लग सकता है और कई साथियों के सर्टिफिकेट मिलेंगे भी नहीं क्योंकि वो SC और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उन्हें सर्टिफिकेट नहीं भी दे सकते हैं जो कि उनको इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो उस मसले में हम सारे साथी इकट्ठे हुए थे कि जब कार्ड ही रिन्यू नहीं होंगे तो हम आगे ठेकेदारी कैसे करेंगे। और इस मसले में हम गवर्नमेंट से ये अपनी गुजारिश पहले करना चाहते हैं कि इस आर्डर को जल्द से जल्द वापस लें क्योंकि ये आर्डर जो जाजिया टैक्स वाला ये आर्डर है जिसमें फ़ी तो हम देते हैं हर साल, लेकिन जो सर्टिफिकेट इन्होंने साथ में लगाए हैं वो हम इकट्ठे नहीं कर पाएंगे और लिहाजा हमारे कार्ड रिन्यू नहीं होंगे। ये आर्डर सिर्फ R&B के लिए है, जब बाकी डिपार्टमेंट जो हैं वो R&B के अलावा इरिगेशन है, PHE है, UED है और फ्लड कंट्रोल है, वहाँ से जो कार्ड बने वो रिन्यू हो रहे हैं। अब इन्होंने ठेकेदारों के बीच में लड़ाई लगवा दी है कि वहाँ से उनके कार्ड रिन्यू हो जाएंगे। अब ये कहते हैं कि वो वहाँ के ठेकेदार जो R&B में काम नहीं कर पाएंगे, वो कैसे हो सकता है जब 50, 60, 70 साल से ये प्रोफेशन चल रहा है। जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा देने में लगातार हो रही देरी को लेकर शुक्रवार को किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र के किसानों ने कृषि विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके के साथ विरोध प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि किसानों को जल्द से जल्द इस योजना के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस मौके पर किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने कहा कि जब भी किसान कृषि कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर पहुंचते हैं तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं मिलता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा। मेरा प्रदर्शन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास, जो हमारा इंश्योरेंस का पैसा हमने 2 बार आगे प्रोटेस्ट किया है। इन्होंने हमारे लास्ट डेडलाइन 31 मार्च मांगी थी,
तो 31 मार्च के पहले हम पैसे आपके खातों में चले जाएंगे। अभी तक वो पूरे नहीं गए, चंद लोगों के कल के गए हैं, मैं मानता हूँ कल के गए हैं, मगर उसके में ये फ़र्क क्या है, सरकार ने माना था हम 5,000 रुपया कनाल का देंगे, अब इन्होंने मिली भगत करके जो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा खाया है 3280 रुपये मेरे गरीबों को डाला है, 5,000 क्यों नहीं दिया गया। दूसरी बात, हम एसडीओ को मिलने आए, वो चेयरमैन बैठा, हम 4 बार मिलने आए, अभी 1 बार मिला था हमें जब हमसे कमेंटमेंट हुई थी, जब भी हो पोस्टें खाली, जब भी हो कुर्सियाँ खाली, लोग कहाँ जाएंगे। ये गरीब जनता किसके पास लेके जाएगी, जो जिम्मेवार अफसर है यहाँ का वो नहीं होगा तो हमें जवाब कौन देगा। बड़े शर्म की बात है। मैं एलजी से गुजारिश करता हूँ ऐसे अफसर को उठा के कहीं दूर पहाड़ी में फेंको, उसको पता चल जाए नौकरी कैसे करनी है। हर ऑफिस का यही हाल है, जहाँ भी जाओ अफसर मिलते कोई नहीं, बहाना बनाते कि हम मीटिंग है। भाई आपने बाहर क्यों नहीं लगाया, आपने वहाँ बोर्ड लगाना चाहिए, आज मेरा ये शेड्यूल है, ताकि लोग पढ़ के वापस चले जाएँ। और छोटे मुलाजिम को क्या पता, वो बेचारे फ़ोन करते, उनकी सुनता कोई नहीं। ये बड़े शर्म की बात है। और हमारा जो मुआवजा वो 5,000 कनाल का जो सरकार ने वादा किया था उसके मुताबिक डलना चाहिए, ना कि 3280। ये गलत है। मैं एलजी से गुजारिश करता हूँ। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर निखिल ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर थाना प्रभारी आरएसपुरा जयपाल शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने इस लंगर की शुरुआत करवाई। इससे पहले लंगर कमेटी के सदस्यों द्वारा थाना प्रभारी को माता रानी की चुनरी भेंट करके सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर निखिल शर्मा ने बताया कि हर साल स्वर्गीय कैप्टन गिरधारी लाल शर्मा की याद में लंगर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय कैप्टन गिरधारी लाल एक समाज सेवक के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने हमेशा समाज की भलाई तथा बेहतरी के लिए ही काम किया है। आज यहाँ पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में गिरधारी लाल शर्मा जी, कैप्टन गिरधारी लाल शर्मा जी जिनका पेट्रोल पंप था, उनके याद में आज हमने यहाँ पे आलू प्रसाद का लंगर लगाते हैं हर साल। और एसएचओ साहब जयपाल शर्मा जी ने जहाँ पे आके उनकी शुरुआत की है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और दूसरा, हर साल ये लंगर जो है हम लगाते हैं यहाँ पे, और ये निखिल ऑटोमोबाइल जो है उनके पोते हैं वहाँ यहाँ पे, और उनका यहाँ पे लंगर हर साल लगता है। माता रानी से यही दुआ करते हैं कि ये जो इस बार आने वाला जो समय है हमारा, वो कोरोना मुक्त हो, जगत में शांति हो, और सभी शांति प्रिय लोग रहें, और लोगों का बिजनेस जो है बड़े फूले, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले। पीएम आवास योजना के राज्य संयोजक तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी कि प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा लाभ मिल रहा है, और योजना के तहत प्रदेश के लाखों परिवारों को इस योजना के तहत पक्के मकान भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के राज्य संयोजक तथा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल आरएसपुरा में पत्रकारों को बातचीत करते हुए उन्होंने ये सब जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी द्वारा 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आदेश के मुताबिक पार्टी ने 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हर स्कीम को लेकर अलग अलग दिन एक एक कार्यक्रम रखा है। जिस तरह 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस था और 7 को आयुष्मान भारत था, और आज 8 तारीख पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जिन लोगों को प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत आवास मिला है, उनको के घर जाए और उनके घर जाकर उनको आवास, प्राइम मिनिस्टर आवास में जो मकान मिला है उनको लोगों को जब बताएं कि आपको जो देश के प्रधानमंत्री ने रहने के लिए मकान दिया है, उसके लिए आज का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में ज़िले में और मंडलों की तरफ से कार्यक्रम शुरुआत किया जा रहा है। इसलिए मुझे पार्टी ने आज के इस प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो मकान बनने उसका संयोजन नियुक्त किया। आइए चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय पंचायती सम्मेलन जम्मू के पल्ली गांव से देश की 700 पंचायतों को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 24 अप्रैल को होगा ये कार्यक्रम। चिनेनी में एक आज हुआ बड़ा हादसा, प्रदर्शन कर रहे लोगों पर चढ़ा ट्रक, 3 की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। मेरा अस्पताल पोर्टल पर जम्मू कश्मीर सरकार मरीजों से फोन कर पूछेगी कैसे मिल रही हैं सेवाएं, अधिकारियों की जिम्मेदारी हुई तय। जम्मू कश्मीर में अप्रैल के पहले सप्ताह में ही बिजली संकट, उद्योगों में 3-3 घंटे की होगी कटौती, सरकार की तरफ से आदेश हुआ जारी। 7+ चैनल की प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।
Audio Jungle.